आरती ने दुखी सुर में अपने बड़े भाई रमन को फोन किया और बोली, भैया प्लीज आप अपने जीजा जी के पास फोन करके मुझे मायके बुलाने के लिए राजी कर लीजिए। प्लीज मैं थक गई हूँ इन सब की सेवा चाकरी करते करते। अगर मेरी सास को एक छींक भी आ जाए तो पूरा घर सर पर उठा लेती हैं, जैसे उन्हें छींक नहीं कोई बहुत बड़ी भयानक बीमारी हो गई हो। अब तो देवरानी भी आ गई हैं, फिर भी ये लोग मुझे मायके नहीं आने देते। तभी रमन बोला, लेकिन दीदी ऐसे हमारा फ़ोन करना क्या ठीक रहेगा, क्योंकि 2-3 महीने पहले ही तू यहाँ आकर गई थी और 1 महीने रुक कर गई थी। अपने भाई की बात सुनते ही आरती रोने लगी और बोली, आपको क्या पता भैया, आपकी बहन के साथ यहाँ कैसा सलूक किया जाता है। नौकरानी बनाकर रख दिया है इन लोगों ने मुझे। तेरे जीजा जी को तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, बस मुझे हर वक्त अपने माँ बाप की सेवा में लगाए रखते हैं। बस आप तो कैसे भी करके मुझे मायके बुला लो भैया। आप अपने जीजा जी से फ़ोन करके बोल देना कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो आरती को देखना चाहते हैं, इसीलिए आरती को मायके भेज दो। आरती को ऐसे गिड़गिड़ाते देख रमन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तो इतनी परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। कहकर उसने फ़ोन काट दिया और कुछ सोचकर आरती के पति महेश के पास फ़ोन किया और बोले, नमस्ते जीजाजी। वो दरअसल बात ये थी कि मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मन बेचैन रहता है और खाना भी ढंग से नहीं खाते हैं, बस पूरे दिन आरती को याद करते रहते हैं। इसलिए अगर आप आरती को कुछ दिनों के लिए भेज देते तो सही होता। तभी महेश ने कहा कि रमन, आपको तो आरती ने बताया ही होगा कि यहाँ मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें भी चलने फिरने में परेशानी है, पर फिर भी कोई बात नहीं, मैं कल ही आरती को भेज दूंगा और मेरी माँ की तबीयत थोड़ी ठीक होने पर मैं भी पिताजी से मिलने आ जाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। तभी अपनी बहन के आने की खुशी में रमन ने अंदर जाकर अपनी पत्नी रवीना को आवाज़ लगाते हुए कहा कि अरे रवीना, कल दीदी और उसके बच्चे आ रहे हैं, तो देखना उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। बेचारी ससुराल में ही सबकी सेवा चाकरी करते करते थक जाती है, तो जैसा हो वो कहे उसके मन का कर देना, आखिर मेरी लाडली बहन जो है। रमन ने अपनी पत्नी रवीना को फरमान सुना दिया। तभी रवीना ने अपने पति रमन को आश्वस्त करते हुए कहा, ठीक है, मैं सब संभाल लूँगी, आप चिंता न करें। क्या भाभी, क्या मैं ये सही सुन रही हूँ कि आरती दीदी फिर से आ रही हैं? अरे अभी तो उनके बच्चे की छुट्टियाँ भी नहीं हैं, फिर अचानक कैसे आ रही हैं? रवीना की देवरानी पिंकी ने घबराहट के साथ कहा। तभी रवीना ने कहा कि अब आ रही हैं तो आ रही हैं, वो इस घर की बेटी है, जब चाहे तब यहाँ आ सकती है, हमें उनके बारे में सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं है। चलो अब उनकी और उनके बच्चों की फरमाइश पूरी करने की तैयारी में लग जाओ। रवीना कुशल गृहिणी थी, उसकी शादी को 8 साल हो चुके थे। शुरू से ही गृहस्थी की बागडोर रवीना ने ही संभाली थी, क्योंकि उसकी सासू माँ की तबीयत तो अक्सर खराब ही रहती थी। लेकिन रवीना के लिए भी अपनी ननद सविता और उसके बच्चों की मेहमान नवाजी करना चुनौतीपूर्ण होता था, क्योंकि सविता 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, तो बड़े लाड प्यार से पली बड़ी थी। उसकी आंख में एक आंसू भी उसके भाई बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, तो इसलिए सविता का जलवा अपने मायके में कुछ अलग ही था। जिस साल उसका जन्म हुआ उस साल उसके पिता को व्यवसाय में बहुत मुनाफा हुआ था, जिसके कारण वो सविता को बहुत भाग्यशाली मानने लगे। इसलिए शादी के 6 साल बाद भी उसका महत्व अपने मायके में बरकरार था। रवीना की देवरानी पिंकी जॉब करती थी, लेकिन फिर भी घर के कामों में अपनी जेठानी की पूरी मदद करवाती थी। खैर अगली सुबह सविता अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती है। अब शुरू होती है घर की दोनों बहुओं की असली परीक्षा। दीदी ये लीजिए चाय, और चाय पीकर आप नहा धोकर फ्रेश हो जाएं, तब तक मैं गर्मा गर्म नाश्ता बना देती हूँ। घर की छोटी बहू पिंकी ने कहा। तो ननद सविता ने पूछा कि नाश्ते में क्या बनाओगी? दीदी इडली सांभर की तैयारी कर रखी है और बच्चों के लिए सैंडविच, पिंकी ने कहा। तो सविता भड़क उठी कि तुम्हें इडली के सिवा कुछ और बनाना आता भी है या नहीं? आज इडली के बदले डोसा बनाना है, और सुनो बच्चों के लिए सैंडविच नहीं पोहे बनाने हैं। सविता ने ऐसे ऑर्डर दिया जैसे पिंकी उनकी भाभी नहीं कोई कुक हो। पर दीदी नाश्ते में सबके लिए डोसा बनाने में काफ़ी वक्त लगेगा, और फिर बच्चों के लिए पोहे भी बनाने हैं, और फिर दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है, पिंकी ने धीरे से कहा। तभी वहाँ रवीना आई और पिंकी को घूरते हुए बोली कि दीदी ने डोसा कहा है ना, तो डोसा ही बनेगा, चलो डोसा बनाते हैं। कहकर दोनों किचन में आ जाती हैं। क्या भाभी, मैं दीदी से बोल रही थी, आपने बोलने क्यों नहीं दिया? अरे पिंकी तुझे नहीं पता, यहाँ बहुओं के बोलते ही घर में बखेड़ा खड़ा हो जाता है। लेकिन भाभी लेकिन कुछ नहीं, चलिए अब जल्दी से पहले चाय पी लेते हैं, फिर सबके लिए डोसे की तैयारी करेंगे। अब वो दिन भर काम ही काम लगा रहेगा। कहकर दोनों नाश्ते की तैयारी में लग जाती हैं। दोनों भाई जितना
शांत और समझदार थे, सविता उतना ही नासमझ और जिद्दी थी। उसे तो सिर्फ अपनी जिद पर पूरी करवाने से मतलब होता था। दोनों भाई अपनी बहन के स्वभाव को समझते थे, पर समझ कर भी नासमझ बने रहते थे। वह छोटी है कहकर उससे उसके गलत व्यवहार को भी बढ़ावा देते रहते। पिता को समझाना भी चाहते तो दोनों भाई बीच में ही बोल देते कि पापा आप चिंता ना करो, वक्त के साथ सविता अपने आप ही समझदार हो जाएगी। वक्त बीत गया, लेकिन सविता तो और भी ज़्यादा नकचड़ी होती जा रही थी। भाग्य से सविता के ससुराल में सब कुछ सही था। सविता के सास ससुर कहने भर के लिए नहीं बल्कि सचमुच बहू को अपनी बेटी समझते थे। एक छोटा देवर और एक ननद थी जो भाई बहन की कमी पूरी कर देते थे। ससुराल में उसे सभी ने बहुत प्यार दिया, लेकिन फिर भी सविता हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मायके आ जाती ताकि अपनी जिम्मेदारियां से पल्ला झाड़ सके, क्योंकि उसके फिजूल के नखरे तो मायके में उठाए जा सकते थे। इसलिए हर तीसरे दिन वो मायके में ही पड़ी रहती। बड़ी बहू रवीना सब कुछ समझती थी, पर वो जब भी कुछ बोलने की कोशिश करती तो उसे चुप करा दिया जाता था। इसलिए अब रवीना ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और चुपचाप अपनी ननद के नखरे उठाने लगी। पर 2 साल पहले आई पिंकी आंखों देखे मक्खी नहीं निकल पा रही थी। वो समझ रही थी कि उसकी ननद का व्यवहार गलत है और दोनों भाई और माता पिता सब लोग उसकी गलती को बढ़ावा दे रहे हैं। खैर, दिन भर फरमाइशों का दौर चलता रहा। दिन भर इतना हैवी खाने के बाद भी शाम होते होते ही सविता बोल पड़ी कि भैया डिनर बाहर करने चलेंगे। बड़े भाई का मन ना होते हुए भी बहन की खुशी के लिए हाँ कर दी, पर डिनर की काफ़ी तैयारी तो घर पर हो चुकी है। पिंकी ने कहा तो सविता मुंह बनाकर बोली, वो माँ पापा खा लेंगे और बाकी आप दोनों भाभियाँ कल सुबह खा लेना, अभी तो होटल चलते हैं। होटल में पहुंचकर सविता ने सबके लिए अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर दिया, लेकिन तभी छोटी बहू पिंकी ने अपनी पसंद के खाने का ऑर्डर दिया। तभी सविता बोली, अरे भाभी, आज तक तो जो खाना मैं ऑर्डर कर देती थी सब लोग वही खा लेते थे, फिर आज ये दूसरा ऑर्डर क्यों? दीदी, हर व्यक्ति की अपनी एक पसंद होती है, जैसे आपकी है उसी तरह हमने भी आज अपनी पसंद जाहिर कर दी। पिंकी ने कहा। सविता के मन में अब पिंकी के आने से कुड़न पैदा हो गई थी, क्योंकि अब तक वो मायके में अपना एक छत्र साम्राज्य मानती थी। उसका साम्राज्य अब उसे डगमगाते हुए नजर आ रहा था। खैर, अगले दिन सुबह 10 बजे सविता सोकर उठी। उठने के बाद उसे पता चला कि पिंकी घर पर नहीं है, वो अपने ऑफिस चली गई है। ये क्या रवीना भाभी, घर के काम से बचने का अच्छा उपाय निकाला है आपकी देवरानी ने। खुद तो सुबह सुबह निकल पड़ी ड्यूटी का बहाना लेकर और पीछे छोड़ गई आपके लिए ढेर सारा काम। सविता ने अपनी बड़ी भाभी रवीना को उकसाते हुए कहा। तो रवीना बोली, नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, सुबह जितना हो सकता था उतना काम करके गई है। मेरी मदद के लिए घरेलू सहायिका भी लगा दी है उसने। फिर अपने ऑफिस से 2 बजे तो आ ही जाती है, उसके बाद भी मेरी पूरी मदद करवाती है। रवीना के मुंह से पिंकी की अच्छाई सुनकर सविता कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप अंदर चली गई। सविता बस पूरे दिन बैठी बैठी अपनी भाभीयों पर हुक्म चलाती रहती। इस बात पर छोटी बहू पिंकी कुछ कहना चाहती तो रवीना उसे समझाती कि थोड़ा सब्र करो दीदी, तो मेहमान हैं, अब उनसे उलझ कर क्यों घर में क्लेश करना। जरा सा भी कुछ कहा तो बेकार में बखेड़ा खड़ा हो कर देंगी और कहेंगी कि 2 भाइयों के होते हुए मेरा यहाँ कोई मान सम्मान नहीं है। मैंने तो हाथ जोड़ लिए, अब तो तुम्हारे चुप रहने में ही भलाई है। ऐसे ही 15-20 दिन निकल गए। सविता जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और ना इसके ससुराल से कोई फ़ोन आया। इसी बीच एक बार फिर सविता की फरमाइश पर सब लोग रेस्टोरेंट गए। सविता ने एक के बाद एक कई डिश ऑर्डर कर दी और फिर खाया कम और वेस्ट ज़्यादा किया, पर उसे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हंसी खुशी के माहौल में छोटी बहू पिंकी ने परिवार की कई खूबसूरत फोटो यादगार के रूप में ली और अगले दिन उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दी। 2 दिन बाद सुबह सुबह घर के मेन गेट पर घर के दामाद महेश ने दस्तक दी। मेन गेट के पास लगे गार्डन में सविता के मम्मी पापा अखबार पढ़ने के साथ साथ चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। डोर बेल बजी तो सविता के पापा ने गेट खोला। अरे दामाद जी, आप अचानक कैसे? पहले से आने की खबर दे देते तो बच्चे आपको लेने आ जाते। सविता ने भी हमें नहीं बताया कि आप आने वाले हैं। सविता के पिता रामनाथ जी बोले और पूरे आदर सम्मान के साथ उन्हें अंदर आने के लिए कहा। पापा जी, आप बताइए, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपको देखकर तो लग रहा है कि अब आपके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार है। महेश ने कहा तो रामनाथ जी बोले, अरे दामाद जी, आपसे किसने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है? अरे मैं तो भला चंगा बैठा हूँ। तभी महेश जी को देखने की ही छोटी बहू पिंकी सविता को उठाने उसके कमरे में गई और बोली, सविता दीदी उठिए, जीजा जी आए हैं। इतना सुनते ही सविता घबरा कर उठी और बाहर आकर देखा तो महेश उसके मम्मी पापा के पास बैठे हुए थे।
सविता को देखते ही महेश ने कहा, सविता तुमने तो कहा था कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम मायके आई थी, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और वहाँ मेरी माँ का बाथरूम में पैर फिसलने की वजह से उनके पैरों में फ्रैक्चर आ गया था, और फिर जैसे ही तुम्हें पता चला कि तुम्हारी ननद की डिलीवरी करवाने मायके वो आ रही है, तो तुम अपने पापा जी की तबीयत का बहाना करके अपने मायके आ गई और सारी जिम्मेदारी 2 महीने पहले ही शादी करके आई हुई अपनी देवरानी पर डाल दी। मैं तुमसे हर बार फ़ोन पर पूछता कि पापा जी कैसे हैं, तो तुम क्या कहती कि पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। डॉक्टर ने ज़्यादा बातचीत करने से भी मना किया है, बीपी और शुगर लेवल भी काफ़ी बढ़ चुका है। ऐसे समय में तुम अपने पापा के साथ रहना चाहती हो क्योंकि भाभियाँ पापा जी का अच्छे से ध्यान नहीं रखती, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, जबकि सच्चाई तो ये है कि तुम यहाँ अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए आई हो। तुम्हारी सास को प्लास्टर लगा हुआ है, फिर भी तुमसे एक बार भी फ़ोन पर उनकी कोई खोज खबर नहीं ली, और ना ही तुमने इस बात की जानकारी अपने मायके में दी। मेरी छोटी बहन जो खुद माँ बनने वाली है, वो अपनी माँ को संभाल रही है। तुम्हारी देवरानी के मन में तुमसे अच्छी छाप छोड़ी है, तुमने अच्छी छाप छोड़ी है, वो भी तुम्हारी राजनीति का शिकार बन चुकी है। अरे तुमने तो एक बार भी अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा, बस अपने आराम के लिए बच्चों को भी साथ ले आई। वो तो कल मैंने पिंकी भाभी का व्हाट्सएप स्टेटस देखा, उसमें तुम सबकी हंसती खेलती तस्वीरें देखी, तो उसमें मैंने अंदाज़ा लगाया कि पापा जी की तबीयत अब ठीक है। अब तुम्हें अपने ससुराल वापस आ जाना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हें लेने चलाया। लेकिन जब यहाँ आया तो पता चला कि पापा जी की तबीयत तो पहले से ही ठीक थी। अरे काम से बचने के लिए तुम्हें इतनी चाल चलनी पड़ी कि अपने ही पिता को बीमार घोषित कर दिया, और ज़रूर तुमने ही रो रो कर अपने भाइयों से झूठ बुलवाया होगा कि पापा जी तुम्हें देखना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें ससुराल से मायके भेज दिया जाए। महेश ने सविता को सच्चाई का आईना दिखाते हुए सब कुछ सच उगल दिया। अब सविता समझ गई थी कि अब उसका कोई पैतरा नहीं चलने वाला। उसने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। सविता के माता पिता की भी आंखें शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थीं। उनकी परवरिश को सविता ऐसे बदनाम करेगी, उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा कि अभी अपना सामान पैक करो और दामाद जी के साथ ससुराल जाने की तैयारी करो। वहाँ तुम्हारी सास इतनी परेशान हो रही है और तुम यहाँ आराम से होटलों में घूम रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, क्यों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। महेश बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि सविता मेरी बीमारी का बहाना लेकर यहाँ बैठी हुई है। नहीं पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो आपके बेटों की है जो अपनी बहन के गलत होने पर भी उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तभी सविता अंदर जाकर पिंकी को घूरने लगी और बोली कि क्या ज़रूरत थी तुम्हें व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने की। अरे दीदी, मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ झूठ बोलकर बैठी हो। पिंकी के इतना कहते सविता कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप तैयार होकर अपने पति के साथ ससुराल चली गई। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।